नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीईसी लेक्चर सीरीज़ में। देखिए, लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोगों ने नारीवाद पे अपना अध्ययन शुरू किया था। नारीवाद का उदय कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, नारीवाद का अर्थ क्या है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नारीवाद की 3 धाराओं के बारे में यानी 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पर डिस्कस करना चाहेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर कौन कौन चिंतक है, कौन कौन इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन एक्सपोनेंट थिंकर्स ने, उनके क्या आइडियाज़ थे, तो उस पे आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचार और कार्यक्रम या योजनाएं प्रस्तुत की गई है, जिसका संपूर्ण विवरण अगर देने की कोशिश की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत होगी। पर मोटे तौर पर यहाँ पर आज हम लोग 3 मुख्य धाराओं की बात करना चाहेंगे। जो 3 मुख्य धाराएं हैं या उसको 3 मुख्य पीढ़ियां भी कहा जाता है, जिसमें पहली पीढ़ी आती है उदारवादी नारीवाद की, लिबरल फेमिनिज्म की, और दूसरी पीढ़ी आती है समाजवादी नारीवाद यानी सोशलिस्ट फेमिनिज्म, और तीसरी पीढ़ी का नाम है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। इसे उग्र नारीवाद भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में रेडिकल फेमिनिज्म के तौर पे जाना जाता है। देखिए, उदार नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो देखिए, उदारवाद से जो जुड़ी हुई मान्यताएं हैं उसके आधार पर स्त्रियों की स्थिति में और उनकी दशा में सुधार की मांग करता है। यह सिद्धांत आधुनिक युग में नारीवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में देखने को मिलता है, और यह विचारधारा राजनीति को व्यक्तिवाद के दृष्टि से देखती है। और जो पश्चिमी जगत है, जो पश्चिमी देशों में बहुत सारी जो उदारवादी संस्थाएं हैं, उनमें उपयुक्त सुधार की बात करती है, उसमें रिफॉर्म की बात करती है। देखिए, नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत किए गए, और उसमें आज हम लोग 3 धाराओं की बात कर रहे हैं, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद यानी आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, लिबरल, सोशलिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट पे। देखिए, मोटे तौर पर यही 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। कहते हैं जो पहली धारा है उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा स्त्री मताधिकार की बात की गई, स्त्री पुरुष समानता की बात की गई, स्त्रियों के लिए गरिमामय जीवन की मांग की गई। और जो उदारवादी नारीवाद की जो मुख्य एक्सपोनेंट है, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट, इट वाज मैरी वुllstonecraft, एंड मैरी वुllstonecraft हैज रिटन वन बुक, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने उदार लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत मेल फीमेल की बेसिक इक्वालिटी को, स्त्री पुरुषों की बुनियादी समानता को स्थापित करने की बात की थी। और देखिए, मैरी वुllstonecraft ने वुमेन एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, वुमेन फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट फॉर वुमेन, और इसी के साथ ही कंपेनियनशिप यानी स्त्री और पुरुष के बीच अधीनता का संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दोस्ती का, एक सहचर्य का, एक कंपेनियनशिप के आधार पर रिश्ता होना चाहिए, और इसी के आधार पर विवाह की प्रथा का चलन रहना चाहिए। देखिए, मैरी वुllstonecraft ने जो बुक लिखी थी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन यानी नारी अधिकारों का औचित्य, ये 1792 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में स्त्री पुरुष के बीच बुनियादी समानता को स्थापित करने की बात की थी। इन्होंने तर्क दिया था कि स्त्री पुरुष दोनों ही रेशनल ह्यूमन बीइंग है, विवेकशील प्राणी है, परंतु स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया अतीत में, और उनको जो पब्लिक लाइफ है, जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें भी उनको एप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन, उपयुक्त भूमिका निभाने तक का भी अवसर नहीं दिया गया। इसलिए जो स्त्रियों की छवि है, जो इमेज है, वो एक प्लेफुल और इमोशनल क्रिएचर के रूप में बना दी गई, ना कि एक रेशनल ह्यूमन बीइंग के रूप में। यानी स्त्री की छवि एक विलासिता की वस्तु के रूप में या एक इमोशनल क्रिएचर के रूप में बना दी गई, और स्त्री को कभी भी एक रेशनल ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। इसी छवि को बदलने के लिए मैरी वुllstonecraft ने वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, स्त्री मताधिकार पर जोर दिया, और स्त्री पुरुषों के संबंधों को, जो विवाह की प्रथा है, उसके आधार पर दोस्ती को, सहचर्य को, कंपेनियनशिप पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नई परिस्थितियों में भी स्त्री पुरुषों की जीवन शैली में कुछ ना कुछ अंतर हमेशा बना रहेगा, परंतु ऐसे हालात में बहुत कम फीमेल्स अपनी प्रोफेशनल कैरियर को अपनाने के लिए तत्पर होंगी, और अधिकांश स्त्रियां जो डोमेस्टिक वर्क है और
देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर चाइल्ड, यानी स्त्रियां गृह कार्यों में और शिशु के पालन में ही अपना समय बिताकर संतुष्ट रह सकती हैं। ये और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब मैं मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं J.S. मील की बात करूँगा, इसके पश्चात मैं चार्ल्स फूरियर की भी बात करूँगा, फ्रेडरिक एंगल्स की भी बात करूँगा, शीला रोबाथम की भी बात करूँगा, कैट मिलेट की भी बात करूँगा। तो इन सभी के विचारों को आपने इनके तत्कालीन समय के संदर्भ में समझना है। देखिए, J.S. मील, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक लिखी थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और J.S. मील को उपयोगितावाद का संशोधनवादी भी कहा जाता है, क्योंकि J.S. मील ने अपने पिता जेम्स मील और डेविड ह्यूम ने बेंथम ने जो विचार दिए थे उपयोगितावाद पर, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया था J.S. मील ने। और J.S. मील ने एक पुस्तक लिखी थी 1869 में, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों की अधीनता। इसके अंतर्गत उन्होंने स्त्री और पुरुष की बुनियादी समानता पर बल दिया और कहा कि देखिए, दोनों विवेकशील प्राणी हैं और दोनों की एक जैसी प्रकृति देखने को मिलती है। परंतु मील ने इस बात पर काफ़ी दुख प्रकट किया था कि जब एक स्त्री का पुरुष से विवाह हो जाता है तो पुरुष को लगता है कि उसका उस स्त्री पर आधिपत्य स्थापित हो गया है, यानी स्त्री अधीनता की स्थिति में है और पुरुष आधिपत्य की स्थिति में आ चुका है। इस पर J.S. मील ने खेद प्रकट किया था। J.S. मील के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आगे बात करते हैं। देखिए, J.S. मील ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि यदि समाज में हम स्त्री और पुरुष दोनों की एक जैसी एलिजिबिलिटीज़ की, योग्यताओं का यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो उससे समाज को बहुत हानि होगी, और इन योग्यताओं का सदुपयोग करके ही मानव समुदाय की दशा में एक उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। देखिए, मील को इस बात पर भी गहरा रोष था, एक खेद था कि स्त्री पुरुष का विवाह हो जाने से स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, और इसके विपरीत यदि वे एक दूसरे के कंपेनियन बनकर रहते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं, तो दोनों का जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मील ने, देखिए, संपत्ति कानून में संशोधन की वकालत की, ताकि विवाह के पश्चात स्त्री को भी निजी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने की संभावना बनी रहे। और ये सभी तर्क देने के बाद भी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की तरह J.S. मील का भी मानना था कि अधिकांश स्त्रियां, हो सकता है घर परिवार के सीमित संसार है, जो सीमित दायरा है, उसमें अपने आप को संतुष्ट महसूस करें। देखिए, अब अगले विचारक की तरफ जाना चाहेंगे, बेटी फ्रीडन की तरफ। बेटी फ्रीडन भी एक उदारवादी नारीवादी चिंतक थी और इन्होंने किताब लिखी थी द फेमिनिन मिस्टिक। 1963 में ये किताब लिखी थी और इसके अंतर्गत बेटी फ्रीडन ने यह आर्गुमेंट किया था कि देखिए, उदारवादी समाज के अंदर व्यक्ति को ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार दिया जाता है, स्त्रियों को उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्त्रियों को भी पारिवारिक जीवन में स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अपने जीवन के संबंध में सेल्फ डिसीजन लेने का भी अधिकार उसको मिलना चाहिए। देखिए, तीसरी थिंकर है कैरोल पैटमैन, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट की बुक लिखी थी, और इसमें इन्होंने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना करते हुए सामाजिक समझौते की संकल्पना के संदर्भ में स्त्रियों की भूमिका का विश्लेषण किया था और कहा था कि सामाजिक अनुबंध की संकल्पना में स्त्रियों की स्थिति के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अमेरिकी नारीवादी बेटी फ्रीडन ने उदारवादी नारीवाद के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति अर्जित की थी, क्योंकि वह स्त्रियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए समकालीन उदारवादी समाज की जो संस्थाएं हैं, जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बना के रखना चाहती थी। और फ्रीडम ने एक पुस्तक, बेटी फ्रीडन ने किताब लिखी थी द फेमिनिन मिस्टिक, यानी स्त्री रहस्य आवरण, जो 1963 में लिखी थी। इसके अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया था कि उदारवादी समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति को जो स्वायत्तता और जो स्वयं से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, वही अधिकार स्त्रियों को भी दिया जाना चाहिए। इन्होंने स्त्रियों के लिए क्रैच फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा वकालत की थी, ताकि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी आगे बढ़ सके। फ्रीडन ने स्त्री पुरुष की वर्तमान संबंध में रेडिकल चेंज बिल्कुल नहीं चाहती थी और वो न्यूक्लियर फैमिली को भी बना के रखना चाहती थी। देखिए, इसके साथ ही जो दूसरी थिंकर थी, वो भी अमेरिकन फेमिनिस्ट थिंकर थी, कैरोल पैटमैन। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, और
सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उसमें इन्होंने उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध की संकल्पना की आलोचना करते हुए कहा था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो स्त्रियों की स्थिति के साथ सही तरह से न्याय नहीं करती है। और इन्होंने तर्क दिया था कि सामाजिक अनुबंध बेसिकली एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एक लिंग आधारित राजनीति के पितृसत्तात्मक आधार, पैट्रिनियल बेसिस की स्वीकृति पर छाप लगा देती है। दूसरे शब्दों में कहना यह चाहता हूं कि अनुबंध की संपूर्ण परिकल्पना में व्यक्ति के संदर्भ में जिस तरह की सहभागिता, दायित्व और सहमति की व्यवस्था करती है, उसमें यह विचार अंतर्निहित है कि स्त्री केवल पुरुषों की अधीन के रूप में, सबॉर्डिनेट के रूप में ही प्राकृतिक दशा से सिविल सोसाइटी की ओर अग्रसर हो जाती है, ना कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। इसलिए यह दावा बिल्कुल भी सही नहीं है कि अनुबंधवाद ने पैट्रियार्की की परंपरा को समाप्त कर दिया है। इसने माना कि परिवार के स्तर पे पिता का शासन लगभग समाप्त सा हो गया है, फिर भी माता का पिता पर आज उतना आधिपत्य नहीं रह गया, परंतु सामाजिक स्तर पर इसने सब स्त्रियों पर पुरुषों के आधिपत्य को स्थापित कर दिया है। और फिर जब उदारवादी ये दावा करते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध केवल प्राइवेट रिलेशन है, तो इस विषय को वो राजनीतिक अन्वेषण के दायरे से भी बाहर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहने का मतलब उनका ये था कि जब उदारवादी ने दावा किया कि जो एक मेल फीमेल का रिलेशन है वो बेसिकली एक प्राइवेट रिलेशन है, इसमें राज्य के कानूनों को, राज्य के नियमों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य को बिल्कुल भी परिवार जैसे संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो इनका कहना था कि नहीं, राज्य को भी परिवार जैसे संस्थाओं में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। इसलिए जो प्राइवेट रिलेशन है वहाँ पर भी राज्य को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। यदि लिंग के आधार पर एक व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है तो इस विषय को भी राजनीतिक विचार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, ये विचारक ऐसे सामाजिक अनुबंध की कल्पना करते हैं जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति वर्गों में नहीं बटे होते हैं, बल्कि वे स्त्री पुरुष की वर्तमान स्थिति में या स्त्री पुरुष की वर्तमान स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। और सामाजिक अनुबंध के लिंग मूलक आधार को इनका मानना था कि देखिए, सामाजिक अनुबंध का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो वो लिंग मूलक आधार है, उसको तभी गिराया तभी जा सकता है जब स्त्रियों को भी उसी अर्थ में इंडिविजुअल्स का दर्जा दिया जाए, यानी फीमेल्स को भी वैसा ही दर्जा दिया जाए जैसा पुरुषों को दिया जाता है। इन्होंने एक दूसरी किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंतर्गत कैरोल पैटमैन ने तर्क दिया था कि यदि हम स्त्रियों की पराधीनता के स्रोतों की पहचान करें, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो स्त्रियों को अधीन करती हैं, उसकी पहचान कर ले, तो राजनीति और उन संस्थाओं के रिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जा सकती है जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी से, यानी लिंग मूलक विषमता से मुक्त होंगे। अब हम अगले विचारक की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए, फ्रांसीसी समाजवादी दार्शनिक जो दूसरी विचारधारा है वो समाजवादी नारीवाद की है। अभी हम लोगों ने उदारवादी नारीवाद पर चर्चा की थी, जिसमें मैरी वुllstonecraft की बात की, J.S. मील की बात की, कैरोल पैटमैन की बात की। अब हम लोग समाजवादी नारीवाद की ओर जाना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी नारीवाद है वो बेसिकली समाजवादी विचारधारा के आधार पर महिलाओं के शोषण का प्रतिकार करता है और किस प्रकार महिलाएं पुरुषों के बराबर एक डिग्निफाइड और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को लीड कर सकती है, इसका रास्ता अपनी समाजवादी विचारधारा के अनुरूप ढूंढने की कोशिश करता है। देखिए, फ्रांसीसी समाजवादी दार्शनिक चार्ल्स फूरियर ने समाजवादी दृष्टि से स्त्री पुरुषों की समानता को स्थापित करने के उद्देश्य से एक आर्गुमेंट दिया था कि बहुत सारे स्त्री पुरुषों को ग्रुप मैरिजेस के बंधन में बंधकर लघु समुदायों के रूप में रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और देखिए, चार्ल्स फूरियर को काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के पहले के जो विचारक थे, जिन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है, उनमें इनकी गिनती की जाती है। और इन्होंने कल्पना की थी और उसी कल्पना के आधार पर एक तर्क दिया था कि स्त्री पुरुषों को ग्रुप मैरिजेस के बंधन में बंधकर एक लघु समुदाय के रूप में रहना चाहिए। इसके पश्चात आते हैं, देखिए, फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि कार्ल मार्क्स के बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसके अंतर्गत यह तर्क दिया था कि लिंग मूलक विषमता की उत्पत्ति का स्रोत हमें पैट्रियार्की स्ट्रक्चर है, जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसमें ढूंढना चाहिए।
देखिए, समाजवादी नारीवाद समाजवाद से जुड़ी हुई मान्यताओं के आधार पर स्त्रियों की स्थिति को आगे विकसित करने का, बेहतर करने का रास्ता दिखाता है। और यह सिद्धांत उदारवाद से जुड़ी हुई जो व्यक्तिवाद है, विचारधारा है, उसका खंडन करते हुए स्त्री पुरुषों में तात्विक समानता यानी यथार्थ समानता, वास्तविक समानता, सब्सटेंटिव इक्वालिटी को स्थापित करने की बात करता है। साथ ही समाज में सभी सदस्यों को यानी सभी स्त्री पुरुषों में परस्पर सहयोग और सामुदायिक भावना को भी स्थापित करना चाहता है। देखिए, 19वीं सेंचुरी के आरंभ में फ्रांसीसी सोशलिस्ट दार्शनिक चार्ल्स फ्यूरियर के बारे में जो हमने जिक्र किया, उन्होंने यही कहा था कि बहुत सारे स्त्री पुरुषों को ग्रुप मैरिजेस में रहना चाहिए और एक समुदाय के रूप में रहना चाहिए और इस संबंध में पैदा होने वाले बच्चों का लालन पोषण भी उन लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए। और 19वीं सेंचुरी के पोस्ट में जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक एंगल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 में लिखी थी और कार्ल मार्क्स के बहुत खास मित्र थे। इसके अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया था कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ढूंढ सकते हैं और हमें वहीं से ढूंढना चाहिए। इनका कहना था कि देखिए, निजी संपत्ति के उत्तराधिकार को केवल पुरुष वर्ग तक सीमित कर दिया गया था और एंगल्स ने आशा की थी कि व्यक्ति की जब ये आशा व्यक्त की थी कि देखिए, समाजवाद के आगमन से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की संस्था है वो तो समाप्त हो ही जाएगी, साथ ही स्त्रियों को बहुत सारे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उस वक्त जब समाजवाद आ जाएगा सभी कार्यों को सार्वजनिक उद्योगों को दे दिया जाएगा। इसके पश्चात देखिए, समाजवादी नारीवाद के जो कंटेम्प्ररी एक्सपोनेंट्स है उसमें एक ब्रिटिश लेखिका का नाम आता है शीला रोबाथम। और शीला रोबाथम ने 2 किताबें लिखी थी बहुत खास। पहली थी इनकी वुमेन रेसिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन यानी स्त्रियां, प्रतिरोध और क्रांति, ये सन 1972 में लिखी थी। और दूसरी पुस्तक थी हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास का छिपा हुआ चेहरा, जो 1973 में लिखी थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने स्त्री जाति के इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ वुमेन, शी वुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द हिस्ट्री ऑफ वुमेन, और जिसकी तरफ बहुत सारे हिस्टोरियन ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था। और इसके पश्चात एक नए अध्ययन की शुरुआत हुई। देखिए, शीला रोबाथम का विश्वास था कि स्त्रियों के अतीत का पता लगाकर उनके वर्तमान संघर्ष के लिए आज उपयुक्त जानकारी जुटाई जा सकती है। और इस विचार की पुष्टि करते हुए उन्होंने एक नई कृति भी लिखी थी, एक नई पुस्तक भी लिखी थी, द पास्ट इज बिफोर अस। इसके अंतर्गत उन्होंने नारी आंदोलन की विविध धाराओं का विवरण प्रस्तुत किया था और टिप्पणी की थी कि अतीत की जानकारी से, यानी यदि अतीत की जानकारी ले लें तो हम भविष्य के लिए कुछ दिशा निर्धारित कर सकते हैं, हमें फ्यूचर के लिए कुछ डायरेक्शंस मिल सकती है। और एक मार्क्सवादी होने के नाते शीला रोबाथम ने अनुभव किया था कि नारी मुक्ति का संघर्ष वस्तुतः पूंजीवादी संघर्ष का ही एक हिस्सा है। और ये एक ब्रिटिश लेखिका थी और इनका जो पुस्तक का मैंने जिक्र किया, द वुमेन रेसिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन, शी हैज रिटन दैट बुक इन 1972 एंड अनदर बुक वाज हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, शी आल्सो रॉट दिस बुक इन 1973। इन्होंने बेसिकली फेमिनिस्ट हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और इनका मानना था कि स्त्रियों के संघर्ष का, यानी स्त्रियों की स्थिति की यदि आपको जानकारी लेनी है तो इतिहास में जाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से अतीत से लेकर वर्तमान तक स्त्रियों को अधीन बनाए रखा गया है, उसकी सारी योजना, सारे तरीके आपको स्पष्ट रूप से समझ आने लगेंगे। शीला रोबाथम ने एक तीसरी पुस्तक भी लिखी थी, द वुमेन कॉन्शियसनेस एंड द मैन्स वर्ल्ड इन 1973 एंड द ड्रीम एंड डायलेमास इन 1983। इन दोनों ही पुस्तकों के माध्यम से शीला रोबाथम का कहना था कि आधुनिक नारी की वर्तमान स्थिति और उसमें परिवर्तन की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है। और इसके लिए एक और बुक उन्होंने लिखा था, बियॉन्ड द फ्रैगमेंट्स, जो 1979 में प्रकाशित हुई थी। इस पर इन्होंने विशेषकर लिन सेगल और हेनरी वेनराइट के साथ मिलकर लिखी थी, एडिटेड बुक थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने संगठन की जो लेनिनवादी शैली है, जो समाजवादी विचारधारा में जो लेनिनवादी विचारधारा है, उसका जो एक काम करने का तरीका है, जो विचारधारा है, उसको चैलेंज किया था शीला रोबाथम ने। और अपने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया था कि देखिए, वर्ग शोषण का इतिहास वुमेन ऑपरेशन के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने तर्क दिया कि इन दोनों का अंत करके ही आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएं। और वुमेन कंसेशंस एंड मैंस वर्ल्ड
और ड्रीम्स इन डायलमास, इन दो कृतियों के अंतर्गत शीला ने आधुनिक नारी की वर्तमान स्थिति और उसमें परिवर्तन की संभावनाओं को उजागर करने की कोशिश की है। और शीला रोबोथम की जो अलग बुक थी, एक अलग नेक्स्ट बुक जो थी बियॉन्ड द फ्रैगमेंट्स 1979 में, जो कि इन्होंने एक एडिटेड बुक लिखी थी, इसके अंतर्गत इन्होंने संगठन की लेनिनवादी शैली को चुनौती दी थी, जिसमें संगठन के अधिक सचेत, अधिक समर्थ और अधिक सूझ वाले सदस्यों को संपूर्ण संगठन के नेतृत्व का अधिकार दे दिया गया था। ठीक इसके विपरीत शीला रोबोथम और इनके जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के आप सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दीजिए, उसके पश्चात जो परिवर्तन होगा वो बहुत स्थायी होगा और बेहतरीन होगा। और देखिए, लेफ्ट स्टडी में इस कृति को बहुत ज़्यादा सराहा भी किया है। शीला रोबोथम की इन सभी कृतियों में हमें समाजवाद और नारीवाद का मिश्रण देखने को मिलता है। और देखिए, एकेडमिक स्टडी में और रेडिकल पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर इनके विचारों की भी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। संक्षेप में आप यूँ समझ सकते हैं कि समाजवादी नारीवाद स्त्रियों की अधीनता के मिले जुले कारणों की ओर संकेत देता है, जिसमें से वो एक कारण ये भी बताता है कि बायोलॉजिकल लॉ इज़ अ बेसिक फैक्ट फॉर देयर सब्जुकेशन। स्त्रियों की अधीनता का एक सबसे बड़ा कारण जीव वैज्ञानिक नियम भी है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। दूसरा कारण ये कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों को सारी संपत्ति का स्वामी माना जाता है, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। और तीसरा कारण पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें स्त्रियों को श्रम के सस्ते स्रोत के रूप में माना जाता है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था भी एक ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम है। देखिए, तीसरी आती है रेडिकल फेमिनिज्म की विचारधारा। ये विचारधारा पैट्रियार्की से जुड़ी व्यवस्था को उत्पीड़न का मेन स्रोत मानती है और इसके अंत के लिए सामाजिक व्यवस्था में रेडिकल चेंज की डिमांड करती है। और इसकी फर्स्ट थिंकर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है सिमोन डी ब्यूवा। और सिमोन डी ब्यूवा ने एक बुक लिखा था द सेकंड सेक्स 1949 में। इसके अंतर्गत उन्होंने स्त्रियों की पराधीनता पर, यानी स्त्रियां किस वजह से अधीन हैं, उस पर अटैक करते हुए आर्गुमेंट दिया था कि बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, स्त्रियां जैसी हैं वैसी पैदा नहीं होती बल्कि उन्हें वैसा बना दिया जाता है। स्त्रियां जैसी हैं वो वैसी पैदा नहीं होती बल्कि उनको ऐसा बना दिया जाता है। इसके पीछे उनका कहने का मतलब ये था कि स्त्रियां जैसी आपको दिखाई देती है वास्तव में वो वैसी होती नहीं हैं, बल्कि उनका लालन पालन, उनके संस्कार, कुछ परंपराएं और रीति रिवाज इस तरीके से उन पर डाल दिए जाते हैं, सामाजिक व्यवहार इस तरीके से उन पर थोप दिया जाता है कि एक स्त्री की तरह पूरी तरह से बन जाती है। इसके बाद रेडिकल चेंजेस को देखिए, इसको उग्र नारीवाद भी कहा जाता है। और इस विचारधारा की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विशेष रूप से हुई। ये विचारधारा पितृसत्ता से जुड़ी हुई व्यवस्था को ही महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत मानती है और इसके अंत के लिए सामाजिक व्यवस्था में रेडिकल चेंज की बात करती है। देखिए, इसके पश्चात एक दूसरी थिंकर आती है शुल्मित फायरस्टोन। शुल्मित फायरस्टोन ने सैद्धांतिक आधार पर प्रकाश डालते हुए, नारीवाद के सैद्धांतिक आधार पर प्रकाश डालते हुए इसकी शानदार पैरवी की थी और उसने तर्क दिया था कि सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की ही कहानी को दिखाता है। और इनकी दूसरी पुस्तक थी द डायलेक्ट ऑफ सेक्स 1970 में। इसके अंतर्गत इन्होंने संकेत किया कि नारी की अधीनता को प्रभुत्व की किसी भी विस्तृत प्रणाली का हिस्सा या लक्षण नहीं मानना चाहिए और समाज में जितने भी तरह का ऑपरेशन है, उत्पीड़न पाया जाता है, नारीवाद में उन सभी उत्पीड़नों का एक बुनियादी स्वरूप देखा जा सकता है। और इसी वजह से शुल्मित फायरस्टोन ने स्त्रियों की पराधीनता के बायोलॉजिकल बेसिस का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था। देखिए, इनका अभिप्राय था कि स्त्री पुरुष के शारीरिक अंतर को एक बायोलॉजिकल फैक्ट मानने से स्त्री को बच्चा पैदा करने और उसका लालन पालन करने की मशीन समझ लिया जाता है, परंतु सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष की इतनी डिफरेंस भूमिका का कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। देखिए, अक्सर लड़कों को अडग माना जाता है, दबंग बनने की शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को आज्ञाकारी या शर्मीली या कभी कभी थोड़ा सा दब्बू बनाना सिखा दिया जाता है। लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो इन लड़कियों को नर्स, सेक्रेटरी या गृहिणी बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इनका कहना था कि बायोलॉजिकल दृष्टि से लड़के और लड़कियों की मानसिक क्षमताओं में
उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि समाज चाहे तो लड़के और लड़कियों की ये भूमिका आपस में बदली जा सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल नहीं चेंज किए जा सकते, बट जो उनके जेंडर कंट्रीब्यूशन है, जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, उस मानसिकता में बदलाव करके समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। और इसी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों के शोषण का अंत करने का सही तरीका ये होगा कि सेक्स बेस्ड जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसको समाप्त कर दिया जाए, और इसके लिए परंपरागत मूल परिवारों का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन करना ज़रूरी होगा, और अंततः उसे समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। देखिए, शुल्मित ने स्त्रियों की पराधीनता के बायोलॉजिकल बेसिस का जो विस्तृत विश्लेषण जो किया है, उसके अनुसार ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वैश्विक स्तर पर एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की ज़रूरत पैदा कर दी है, और इसे बायोलॉजिकल फैमिली कहा गया। माता, पिता और संतान इस संगठन के मुख्य कंपोनेंट्स हैं, और इस संगठन के साथ ही दो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। स्त्रियों का शरीर, ऐसा कहा जाता, देखिए ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, स्त्रियों का शरीर संतान उत्पत्ति में सक्षम है, अतः वह पुरुष की तुलना में निर्बल और अबला है, ऐसा मेंटालिटी, मानसिकता है, ऐसा शुल्मित का मानना है। दूसरा, इस शिशु शारीरिक दृष्टि से मदर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए मानव जाति का जो बायोलॉजिकल बेसिस ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को जन्म देता है। परंतु यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगा कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जिसमें इन संभावनाओं को काफ़ी तोड़ा है। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आज बहुत डेवलप हो चुके हैं, बेबी फूड्स का बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या IVF टेक्नोलॉजीज़ का बहुत डेवलप हो चुका है। इन्हीं तकनीकी के परिवर्तनों से स्त्रियों के जीव वैज्ञानिक ट्रेनी से, ऐसा शुल्मित का मानना था कि स्त्रियों के बायोलॉजिकल ट्रेनी से उनको मुक्ति पाने का एक रास्ता मिल सकता है। इसलिए आज शिशु के जन्म और पालन पोषण का भार संपूर्ण समाज को सौंपा जा सकता है, और स्त्री पुरुष मिलकर इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। देखिए, संक्षेप में उदारवादी नारीवाद स्त्रियों के नागरिक अधिकारों का, स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, और समाजवादी नारीवाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के शोषण के आधार को ढूंढता है। ठीक उसी प्रकार उग्र नारीवाद स्त्री पुरुष के संबंधों में बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं। धन्यवाद।